नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन असिस्टेंट प्रोफेसर के थर्ड पेपर जिसमें पॉलिटिकल साइंस की चर्चा कर रहे हैं, उसमें टॉपिक है राज्य मंत्री परिषद। अपन ने अब तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित चर्चा की। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है राज्य मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसके बारे में आज अपन देखते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित प्रावधान है, वो है आर्टिकल 163, जिसमें बोला गया है, इसके बारे में अपन ने पहले भी देखा है। राज्यपाल के सहयोगी व परामर्श हेतु मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। मंत्रिपरिषद कहने का मतलब ये हो गया कि मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित बात है, वो अपने भारतीय संविधान में आर्टिकल 163 में बोला हुआ है। अपन ने एक चीज देखी थी, राज्य सरकारें और राज्य सरकार के अंतर्गत यदि वास्तविक मुखिया की बात करें, वास्तविक मुखिया, तो वो होता है राज्य सरकार में मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। और यदि औपचारिक प्रमुख की बात करें, औपचारिक प्रमुख बोल सकते हैं या फिर संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, तो ये अपन ने देखा था कि ये कौन होते हैं, राज्यपाल। कहने का मतलब ये हो गया कि राज्यपाल कार्यपालिका की समस्त शक्तियों को निर्धारित तो करता है, परंतु वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री ही उसका मुखिया होता है, और वह अपनी मंत्री परिषद के माध्यम से उन समस्त कार्यों को करवाता है। तो ऐसे अपन देखें तो एक राज्य के अंतर्गत सीएम राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जबकि संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो वो होते हैं राज्यपाल। मंत्रिपरिषद से संबंधित पहले अपन देखते हैं नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, जो कि आर्टिकल 164(1) में दिया हुआ है। देखो, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसमें है, आर्टिकल 164(1). अब मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये सेम आर्टिकल है जो कि मुख्यमंत्री से संबंधित है। ये नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, और राज्यपाल किसके सहयोग से करते हैं, ये करते हैं सीएम की सलाह से। सीएम जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो जिन व्यक्तियों की सूची राज्यपाल को सौंपते हैं कि इस विभाग का मंत्री इसे बनाना है और ये अमुक व्यक्ति हैं वो मंत्री बनेंगे, तो उन्हीं सूची को फिर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों में नियुक्त करता है। तो कहने का मतलब मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल सीएम की सलाह से करता है। फिर देखो, इसमें कुछ आर्टिकल हैं, आर्टिकल 164(1) और क, ये भी कई बार एग्जामों के अंतर्गत पूछा हुआ है। मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है, मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित, मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार है, पहले संविधान के अंतर्गत कोई फिक्स नहीं था,
किसी प्रकार का ऐसा नियम नहीं था कि मंत्री परिषद में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, परंतु मंत्री परिषद का आकार 91वें संविधान संशोधन द्वारा 91वें संविधान संशोधन संशोधन की शक्ति संविधान में जो कि साउथ अफ्रीका से ली गई है, ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा फिक्स कर दिया कि अधिकतम सदस्य संख्या है, अधिकतम जो मंत्री परिषद का आकार है और न्यूनतम अधिकतम सदस्य संख्या मंत्री परिषद में कितनी हो सकती है, तो वो हो सकता है, जैसे अपन राज्य मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं तो विधानसभा का 15%, और वो भी कैसे, मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री सहित। और न्यूनतम कितना हो सकता है, न्यूनतम हो सकता है विधानसभा का, कहने का मतलब 12 जो मंत्री परिषद के सदस्य होना, कम से कम जो 12 सदस्य इसमें हो सकते हैं। अब इसको थोड़ा समझ से डिटेल से देखो, मंत्री परिषद का आकार किसमें है, तो ये है आर्टिकल 164 एक में क्या है, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति। फिर जो क्या है, इसमें तय किया गया है कि मंत्री परिषद का आकार कितना हो सकता है, इसकी साइज कितनी हो सकती है, कितने सदस्य मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। तो मंत्री परिषद में 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, जो कि प्रभावी कब से हुआ था, 1 जनवरी 2004 से, इस संविधान संशोधन के तहत तय किया गया कि मंत्री परिषद में अधिकतम निम्न सदन का, निम्न सदन राज्य विधानमंडल के अंतर्गत 2 सदन यदि हैं तो निम्न सदन होता है विधानसभा। तो विधानसभा की कुल सीटों का अधिकतम 15% सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य बन सकते हैं, और मुख्यमंत्री सहित। यदि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम ये हो सकते हैं 12 सदस्य। ये उन राज्यों के लिए जिसमें सीटें खूब सारी हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में न्यूनतम सदस्य 12 हो सकते हैं। देखो राजस्थान में सदस्यों की देखिए मंत्री परिषद का आकार किस प्रकार से है। राजस्थान में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो है 29 + 1। 29 तो क्या हो गए, मंत्री, और 1 हो गया मुख्यमंत्री। तो राजस्थान में अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं मंत्री परिषद में। क्यों, राजस्थान में कुल जो विधानसभा सीट है वो है 200। वर्तमान में कितनी सीट है, 200। न्यूनतम राजस्थान में कितने हो सकते हैं, तो ये है इसमें 11 + 1। कहने का मतलब ये हुआ कि 12 सदस्य राजस्थान के अंतर्गत कम से कम मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते। मैंने आपको बताया कि 91वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अनुसार विधानसभा के अंतर्गत कुल सदस्य संख्या जितनी भी है उसका 15% व्यक्ति जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो जो मंत्री परिषद के सदस्य बन सकते हैं। तो राजस्थान में ये आंकड़ा कितना है, ये है 30 अधिकतम मुख्यमंत्री सहित, और न्यूनतम कितना है, 12। अब देखो कुछ ऐसे स्टेट की बात करते हैं जैसे सिक्किम है। तो सिक्किम में आपको बताया विधानसभा की 32 सीटें। यदि गोवा की बात करें तो उसमें 40 हैं। मिजोरम है। ये जो छोटे राज्य हैं, इन राज्यों के अंतर्गत सीटें हैं कम। मिजोरम में भी कितनी है, 40। तो यहाँ पे मंत्री परिषद का आकार कितना हो सकता है, अधिकतम मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री परिषद का आकार हो सकता है 7। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। राजस्थान विशेष से अपने एग्जाम दे रहे हैं, तब राजस्थान से संबंधित डाटा है वो तो अपने को पूरा आना ही चाहिए। तो मंत्री परिषद का आकार है
निम्न सदन का 15% हो सकता है। मंत्री परिषद, यदि केंद्रीय मंत्री परिषद की बात करें तो वहां पे आर्टिकल 75(1) के अनुसार मंत्री परिषद का आकार वहां पे भी क्या है, 15%। किसका? लोकसभा के सदस्यों का। लोकसभा सदस्यों का 15% जो सदस्य हैं, एमपी हैं, वो यहाँ पे मंत्री बन सकते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है, राजस्थान से संबंधित। नेक्स्ट देखो, अब ये जो 91वां संविधान संशोधन है, ये मात्र यही नहीं है कि केवल मंत्री परिषद के आकार तक ही सीमित है। इसमें देखो, एक है आर्टिकल 164(1) है, एक के क्या निर्धारित करते हैं, मंत्री परिषद का आकार। आर्टिकल 164(1) वो क्या निर्धारित करते हैं, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति जो कि राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस ख में क्या बात बोली गई है, मंत्रियों की दल बदल के आधार पर अयोग्यता के आधार पर अयोग्यता। देखो, एक चीज अपने पढ़ी थी कि दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची, कुल मिलाकर के भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। 8 मूल संविधान में शामिल थी और वर्तमान में 12। 10वीं अनुसूची में क्या बात बोली गई है, दल बदल से संबंधित है। और ये दल बदल से संबंधित जब अनुसूची पढ़ा तब अपने डिटेल से पढ़ा। अब यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि मंत्रियों को दल बदल के आधार पे अयोग्यता, जैसे क्या होता है, कोई भी मंत्री यदि दल बदल के आधार पे अयोग्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो मंत्री पद से भी बर्खास्त हो गया। कहने का मतलब ये, जब वो सदन का सदस्य नहीं रहा तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह मंत्री परिषद का सदस्य भी नहीं रहेगा। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। तो उस आधार पे अयोग्यता किसमें, आर्टिकल 164(1) है। अब देखो, दल बदल के आधार पे आपको एक प्रश्न जो रिप्लाई करना है इसमें कि दल बदल के आधार पे अयोग्यता निर्धारित करता कौन है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखो, फिर है आर्टिकल 164(2). आर्टिकल 164(2) है जिसमें मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। इस चीज को समझिए आप, आर्टिकल 164(2) मंत्री परिषद का आकार देखा, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है ये भी अपन ने देखा। अब है मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। कहने का मतलब ये हुआ कि मंत्री परिषद ही राज्य सरकार की समस्त प्रकार की विधि से संबंधित, कानून से संबंधित, नीति निर्माण से संबंधित, बजट से संबंधित सारे जितने भी कार्य होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बनाने का काम मंत्री परिषद करती है। तो मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस प्रकार का है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है, तो उसमें आंसर अपने क्या आएगा, विधानसभा के प्रति। विधानसभा, इसमें यह समझना है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है क्या, होता क्या है कि मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ गया
यदि मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया स्वेच्छा से तो भी ऐसी स्थिति में मंत्री परिषद पूर्णतया जो बर्खास्त हो जाती है, जो मंत्री परिषद है वो भंग हो जाती है। दूसरी बात सामूहिक उत्तरदायित्व में ये चीज आती है कि एक मंत्री के द्वारा एक जो कैबिनेट मंत्री है उसने यदि किसी प्रकार का निर्णय लिया है सरकार से संबंधित तो सदन में सभी मंत्रियों को उसका समर्थन करना होगा। कहने का मतलब कैबिनेट मंत्रियों के प्रति प्रतिबद्धता सभी मंत्रियों की रहेगी। तो सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? विधानसभा के प्रति। अब देखो इसमें एक चीज है, यदि कोई मंत्री है जैसे राज्य मंत्री है या उपमंत्री है, यदि कैबिनेट के फैसले के विरुद्ध जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। फिर देखो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी और व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। इसका किस प्रकार का उत्तरदायित्व है? मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व है। तो देखो मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। इसका मतलब है मंत्री परिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अब यहाँ पे राज्यपाल स्वविवेक से किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं करता। राज्यपाल बर्खास्त करता है किस आधार पर? जब मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करने के लिए बोलता है ऐसी स्थिति में। तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति है? राज्यपाल के प्रति। राज्यपाल के प्रति, क्योंकि राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत सारे मंत्री परिषद के सदस्य कार्य करते हैं। यदि मुख्यमंत्री ने किसी मंत्री से मतभेद की स्थिति में या तो वो मंत्री अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देगा, अन्यथा मुख्यमंत्री राज्यपाल को अमुक मंत्री से जिसके साथ मतभेद हुआ है या किसी कारण से पार्टी के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में उस मंत्री से इस्तीफा त्याग पत्र है वो ले सकते हैं। यदि त्याग पत्र नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। जो मुख्यतः जो प्रश्न आते हैं, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा के प्रति। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वो इसमें राज्यपाल के। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 164 3 और इसमें मंत्री परिषद के सदस्यों की शपथ। मंत्री परिषद के सदस्यों की शपथ। देखो स्टेट मिनिस्ट्री है, स्टेट मिनिस्ट्री को ओथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ का काम अपने मुख्यमंत्री में भी देखा था, शपथ दिलाने का काम है वो करते हैं राज्यपाल। मंत्री परिषद के सदस्यों को जिनकी नियुक्ति मंत्री परिषद के सदस्यों के रूप में की जानी है तो उन्हें मंत्री परिषद का सदस्य बनने से पहले आर्टिकल 164 3 के अनुसार शपथ लेनी होती है, जो कि पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अपने को ये याद रखना है कि मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो वो कौन है? राज्यपाल। और इस प्रकार की शपथ का प्रावधान है किसमें? तो संविधान की अनुसूची 3 से संबंधित है। अनुसूची 3 में मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्री हैं उनकी शपथ का प्रावधान किसमें? अनुसूची 3। यदि केंद्रीय मंत्री परिषद है तो उसकी शपथ का प्रावधान भी किस में मिलेगा आपको? वो भी अनुसूची 3 में। केंद्रीय मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं
उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। राज्य मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट देखो इसके बाद ये आर्टिकल 164 4, इसमें मंत्री परिषद के सदस्यों की योग्यता। मंत्री परिषद के सदस्यों की योग्यता देखो, इसमें बोला गया है कि मंत्री परिषद का सदस्य कौन कैंडिडेट है वो बन सकता है। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? तो पहली बात तो उसकी आयु है वह 25 वर्ष कंप्लीट किया हुआ हो, 25 प्लस 25 या 25 से ऊपर की आयु का कोई भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये सदन का सदस्य होना चाहिए। अब देखो सदन की सदस्यता से संबंधित किस प्रकार का प्रावधान है ये अपने को इसमें देखना है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो सदन का सदस्य है, कहने का मतलब ये मंत्री परिषद का सदस्य, विधानसभा का सदस्य या फिर विधान परिषद का सदस्य हो सकता है। विधान परिषद का सदस्य हो सकता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि विधान परिषद है अभी भारत के अंतर्गत द्विसदनात्मक विधानमंडल है, वो केवल 6 राज्यों में। अभी वर्तमान की बात करने, एक सदनात्मक अपने राजस्थान में एक सदनात्मक है, तो वहां पे क्या है केवल विधानसभा है। तो अपने को ये याद रखना है कि कोई भी मंत्री परिषद का सदस्य विधानसभा का सदस्य होना कंपलसरी है, विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, अन्यथा वह मंत्री परिषद का सदस्य नहीं बन सकता। अब अपन देखते हैं कि मंत्री परिषद का सदस्य विधानसभा का सदस्य हुए बिना भी बन सकता है। इसके लिए क्या शर्त है? इसके लिए शर्त है कि 6 माह में 6 माह में सदन की सदस्यता अनिवार्य, सदन की सदस्यता अनिवार्य। देखो यहाँ पे अपने दो चीजें पढ़ी थी जब मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी सदन का सदस्य नहीं है तो सदन का सदस्य न होने पर भी वह मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी एज ए मंत्री परिषद का सदस्य है, वह मंत्री परिषद का मुखिया होता है और मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, परंतु होता भी वह प्रमुख मंत्री के रूप में ही। तो सारी शर्तें वही हैं, अन्य मंत्रियों के लिए जो शर्त लागू है वही मुख्यमंत्री के लिए लागू है। तो मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, वह सदन का सदस्य हुए बिना भी 6 माह तक मंत्री बन सकता है, परंतु उसे 6 माह में सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। किसी उपचुनाव से जीत करके आ सकता है, जैसे अपने मुख्यमंत्री में एक पढ़ा था जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, और इसमें अपने देखा था कि ये 2 सीटों से खड़े हुए थे, एक तो जालोर से और एक जोधपुर शहर बी से, जालोर ए से और जोधपुर बी से, परंतु दोनों जगह से ये चुनाव हार गए थे, दोनों जगह से चुनाव हार गए। तब टीकाराम पालीवाल को यहाँ पे एक केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में बनाया गया था, निर्वाचित मुख्यमंत्री। परंतु 6 माह के अंतर्गत जब उपचुनाव हुआ तो जयनारायण व्यास है वो फिर चुनाव जीत करके आए थे किशनगढ़ से, किशनगढ़ से। तो कहने का मतलब है कि उपचुनाव हो या किसी की जो विधान परिषद है तो वहां पे मनोनीत भी होते हैं सदस्य,
तो अपने राजस्थान में एक सदनात्मक है, तो अपने तो निर्वाचित होकर के ही फिर मुख्यमंत्री बनना होता है। तो कहने का मतलब 6 माह तक कोई भी मंत्री सदन का सदस्य हुए बिना भी मंत्री रह सकता है। नेक्स्ट ही फिर है आर्टिकल 164(5) और इसमें है मंत्री परिषद के सदस्यों के वेतन भत्ते। मंत्री परिषद सदस्यों के वेतन भत्ते। देखो इनको किस प्रकार के अलाउंस मिलते हैं, किस प्रकार का पेमेंट मिलता है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत हैं, आर्टिकल 164(5). तो ये अपने को देखो क्या याद रखना है, इसमें आपको ये याद नहीं रखना है कि मुख्यमंत्री को कितना मिलता है, कैबिनेट मंत्री को, राज्य मंत्री को, सबका अलग अलग है। इसलिए पेमेंट यहाँ पे याद न करके अपने को मेन जो बात आती है मंत्री परिषद के सदस्यों के, जो कि राज्य मंत्री परिषद की बात करें, यहाँ पे वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, वेतन भत्तों का निर्धारण, ये अपने को याद रखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वेतन भत्तों का निर्धारण है वो करता है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। यदि आपसे पूछा जाए कि मंत्री परिषद के सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, तो राज्य विधानमंडल। यही बात यदि केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित अपन पढ़े, तो केंद्रीय मंत्री परिषद के भत्तों का, वेतन का निर्धारण कौन करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, संसद। तो ये अपने को इस तरीके से याद रखना है। ये विधानमंडल से जो संबंधित मैंने आपको बताया कि या तो एक सदनात्मक विधानमंडल होता है या फिर क्या होते हैं, द्विसदनात्मक। अब आपको एक पर्सन यहाँ पे कमेंट करना है, उसका आंसर है कि जो विधानमंडल है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, विधानमंडल की संरचना, इसका गठन किस आर्टिकल में। तो वेतन भत्तों के निर्धारण से संबंधित काम है राज्य विधानमंडल का। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं मंत्री जो परिषद है उसके सदस्यों का कार्यकाल। मंत्री परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, देखो मंत्री परिषद है, इसके सदस्यों का कार्यकाल है वो सामान्यतः होता है 5 वर्ष का, सामान्यतः 5 वर्ष। देखो मंत्री परिषद का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता, कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता, न विधानसभा का निश्चित कार्यकाल होता है, परंतु इसे सामान्यतः 5 वर्ष के लिए माना जाता है। इससे पहले भी मंत्री परिषद है उसको बर्खास्त किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, या फिर ये किसी कारण से जब विश्वास प्रस्ताव जब पारित नहीं होता, मुख्यमंत्री जब सदन के अंतर्गत विश्वास खो देते हैं, बहुमत साबित नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये मैंने आपको बताया कि मंत्री परिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, तो ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। जैसे मानो कि मैंने आपको बताया कि एक तो अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जो कि राजस्थान की विधानसभा में अब तक 13 बार लाया गया, और एक विश्वास प्रस्ताव ये राजस्थान की विधानसभा में अब तक 5 बार लाया गया। अब अपने को देखना क्या है कि इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का है। जब ये विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यहाँ पे बहुमत साबित नहीं कर पाए गवर्नमेंट, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत भी क्या होगा, इनका कार्यकाल पहले ही खत्म हो जाएगा। एक चीज तो ये, दूसरी सदन के अंतर्गत सरकारें
यानी राज्य विधानमंडल की बात करें, राज्य मंत्री परिषद की बात करें, तो राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के बहुमत मिलने तक कार्य करती है। यदि वह बहुमत खो देती है तो ऐसी स्थिति में उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो ये भी अपने को याद रखना है। देखो, मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देता है, या फिर मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को बर्खास्त कर दिया जाता है। बर्खास्त कौन सी स्थिति में होता है? यदि मुख्यमंत्री से किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है, या फिर दल बदल कर लेता है कोई भी मंत्री, तो इन कंडीशन के अंतर्गत उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसमें थोड़ी एक चीज और बताता हूं मैं आपको, कि जो सरकार होती है, राज्य सरकारें, राज्य सरकार में नीति निर्धारण से संबंधित देखो, एक तो अपन बात करते हैं इसमें राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख, और एक अपन बात करते हैं प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख। इसमें क्या होता है, किसी भी राज्य सरकार में राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो ये अपने बात की मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं। किसी भी राज्य सरकार में प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, जो कि वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत है, उषा शर्मा है। अब देखो, जो पूरा राजस्थान है, इस पूरे राजस्थान के समस्त विभागों के अंतर्गत जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो है मुख्य सचिव। अब ये एक सचिवालय के अधीन बहुत सारे विभागों के सचिव कार्य करते हैं, तो प्रत्येक विभाग का, और एक सरकार में खूब सारे विभाग हैं जिनका सबका प्रमुख तो, राजनीतिक प्रमुख तो कौन हो गया? मुख्यमंत्री सरकार का। अब राजनीतिक प्रमुख है, यहां पे अपने को विभाग का देखना है। प्रत्येक विभाग के अंतर्गत राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है मंत्री। ये भी आपको याद रखना है कि प्रत्येक विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो मंत्री। और यदि ऐसे पूछे राज्य सरकार का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, या समस्त विभागों का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है मुख्यमंत्री। फिर अपने को, मैंने आपको बताया कि सारे के सारे जितने भी विभाग हैं राज्य सरकार में, प्रमुख रूप से जो प्रशासनिक पद है वो है मुख्य सचिव। फिर जितने भी विभाग होते हैं, विभागों के जो प्रशासनिक प्रमुख हैं वो होते हैं सचिव। तो ये भी अपने को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन जो होता है तो वो यहाँ पे आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपन इन विभागों से संबंधित चर्चा करने वाले। अब देखो, मंत्रियों की श्रेणी, मंत्रियों की श्रेणी। अब मंत्रियों की श्रेणी किस प्रकार से, इसकी सीरीज कैसे, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल मिलाकर के मंत्री होते 3 प्रकार के, और वर्तमान में संसदीय सचिव जैसा एक पद और आ गया, जो कि राजस्थान में 4वीं विधानसभा के अंतर्गत आया था। तो देखो, अपन इसमें देखते हैं कि ये मंत्री परिषद की श्रेणी किस प्रकार से है। इसमें 3 प्रकार के मंत्री हैं। पहले जो प्रमुख मंत्री होते हैं उन्हें अपन कैबिनेट मंत्री के नाम से जानते हैं, कैबिनेट मंत्री। दूसरे नंबर पर जो मंत्री होते हैं उन्हें अपन राज्य मंत्री बोलते हैं, राज्य मंत्री। और तीसरे नंबर पे
उपमंत्री, उपमंत्री। अब इनको एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। मैंने आपको बताया कि मंत्री परिषद में कुल मिलाकर के 3 प्रकार के मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य सरकार के अधीन बहुत सारे विभाग होते हैं और उन सभी विभागों को एक साथ कोई एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता। ऐसी स्थिति में सभी विभागों के अलग से मंत्री बनाए जाते हैं। जो प्रमुख विभाग होते हैं, जैसे वित्त की बात करें, फाइनेंस की बात करें, एग्रीकल्चर कृषि विभाग से संबंधित बात करें, या फिर अपने गृह विभाग की बात करें, तो ऐसे जो बड़े डिपार्टमेंट है, जो बड़े विभाग हैं, उन विभागों में जो मंत्री होता है उसे अपन कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रमुख विभागों के मंत्री, प्रमुख विभागों के मंत्री, इन्हें अपन क्या बोलेंगे? कैबिनेट मंत्री। और फिर राज्य मंत्री की बात करें, राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, या तो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री या अतिरिक्त प्रभार के राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार के जो राज्य मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के मंत्री हैं, परंतु वो छोटा विभाग होता है और उस छोटे विभाग का जो उपशाखा होती है, उस उपशाखा के अंतर्गत फिर बनाए जाते हैं अतिरिक्त मंत्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो राज्य मंत्री हैं ये स्वतंत्र प्रभार वाले तो अपने हिसाब से काम करते हैं, और जिनके पास अतिरिक्त प्रभार होता है वो करते हैं कैबिनेट मंत्री की सलाह से काम। तो ये क्या है, जो राज्य मंत्री होते हैं 2 प्रकार के हैं, एक तो स्वतंत्र और दूसरा है अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त प्रभार। अब देखो, एक है उपमंत्री, उपमंत्री है वो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री इनकी हेल्प करने के लिए बने हैं। कैबिनेट व राज्य मंत्री की सहायता हेतु। अब इसमें पर्सन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो देखते हैं अपन। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं प्रमुख विभागों के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री को ही अपन मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। देखो 2 शब्द हैं, एक तो मंत्री परिषद है, चलो इसको अलग से देखते हैं अपने, पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि कैबिनेट मंत्री हैं प्रमुख विभागों के मंत्री। राज्य मंत्री ये 2 प्रकार के हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले, अतिरिक्त प्रभार वाले। ये दोनों प्रकार के जो मंत्री हैं वो भी कैबिनेट मंत्री के अधीन ही काम करते हैं। उपमंत्री वो इनकी हेल्प करने के लिए बना हुआ है, और राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री से परामर्श करके, और कोई छोटी शाखा होती है बड़े डिपार्टमेंट के अंतर्गत, कोई छोटी शाखा होती है उसमें उपमंत्री की नियुक्ति कैबिनेट मंत्री के द्वारा ही की जाती है। अब देखो, एक है संसदीय सचिव, संसदीय सचिव। इसके बारे में भी बहुत सी बार प्रश्न पूछा जाता है। संसदीय सचिव है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति और शपथ दोनों की दोनों किसके द्वारा की जाती हैं? मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। देखो, कहने का मतलब है यदि ये बड़े जो वर्चस्व वाले विधायक होते हैं वो ज्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में 30 से ऊपर लोगों को तो किसी प्रकार से मंत्री बनाया नहीं जा सकता। राजस्थान में अधिकतम 30 और न्यूनतम 12 मुख्यमंत्री सहित। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, उन्हें वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं उनको संसदीय सचिव नियुक्त किया जाता है। संसदीय सचिव विधानसभा में एमएलए में से ही बनाया जाता है। तो ये भी अपने को याद रखना है, संसदीय सचिव एज ए मंत्री की तरह ही है,
और इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। और इसको शपथ भी कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री। तो ये अपने को याद रखना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो संसदीय सचिव होता है, इस संसदीय सचिव की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। अनुसूची 3 में नहीं है, ये आपको याद रखना है। देखो ऐसे प्रश्न है, इस प्रकार की लैंग्वेज आपके एग्जामों के अंतर्गत आती है। मैंने बताया था कि मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं उनकी जो शपथ का प्रावधान किस में है? तो अनुसूची 3 में। परंतु संसदीय जो सचिव हैं, जिन्हें अपन मंत्रियों के समकक्ष मानते हैं, इनकी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब देखो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात क्या है। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, इसमें अब तक अपन ने देखा एक तो मंत्रिपरिषद शब्द और दूसरा अपन ने देखा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, इन दोनों के अंतर्गत किस प्रकार की भिन्नताएं और किस तरीके से ये कार्य करते हैं। तो देखिए यहां पे मंत्रिपरिषद में सारे प्रकार के जो मंत्री होते हैं वो शामिल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सभी मंत्री शामिल। सभी मंत्री शामिल का मतलब क्या हुआ कि तीनों प्रकार के जो कैबिनेट है, राज्य है और उपमंत्री, सभी शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल से संबंधित चर्चा करें तो इसमें क्या होगा? केवल कैबिनेट मंत्री। केवल कैबिनेट मंत्री। महत्वपूर्ण विभागों के जो मंत्री होते हैं उन्हें अपन कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। मंत्रिमंडल में वही शामिल होंगे केवल। कैबिनेट मंत्री, मैंने आपको बताया सभी प्रकार के जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु जो सीएम की सलाह से करता है। तो इसका मतलब प्रमुख विभागों के मंत्री भी सीएम अपनी पसंद के जो भी व्यक्ति हैं उनको यहाँ पे जो मंत्री नियुक्त किया जाता है। दूसरी यदि अपन देखें, मंत्री परिषद का आकार होता है बड़ा। आकार बड़ा। और इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। इसका रीजन यही है कि मंत्रिपरिषद में सारे प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। देखो मैं एक यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोलता हूं उस पर गौर कीजिए आप। मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल में जितने भी सदस्य हैं वो मंत्रिपरिषद के तो हैं ही हैं। रीजन के तीनों प्रकार के मंत्री शामिल हैं। अब देखो इसके विपरीत एक बोलूं बात है कि मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? मंत्रिमंडल के तो सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, जबकि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, क्योंकि इसमें कुछ ही प्रमुख मंत्री होते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। अब देखो मंत्रिपरिषद का यदि संवैधानिक प्रावधान देखें तो वो है आर्टिकल 163 में। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 163 में क्या चीज है? मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है कि मंत्रिपरिषद होगी जो कि राज्यपाल का सहयोग करेगी, उसको परामर्श देगी। इस प्रकार की बात अपन ने की। मंत्रिमंडल है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है, संविधान के अंतर्गत मंत्रिपरिषद जैसे शब्द का उल्लेख मिलता है, जबकि संविधान में मंत्रिमंडल जैसे शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसे बाद में जोड़ा गया है। वो किस प्रकार से है कि 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है।
देखो अपन ये सारी चीजें जानते हैं कि आर्टिकल 352 है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। जब सशस्त्र विद्रोह हो जाता है या कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल जो 44 जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा तय किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से ही राष्ट्रपति ये जो लगाएगा, उन्हीं के परामर्श से इसे लगाया जाएगा। तो मंत्रिमंडल जैसे शब्द का उल्लेख इस संविधान संशोधन के तहत किया गया, न कि संविधान में इसे पहले से शामिल किया गया। ये अपने को बात याद रखनी है। नेक्स्ट देखो आप ये, यदि अपन पावर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो शक्ति किसकी है, मंत्रिमंडल की। क्योंकि कैबिनेट मंत्री होते हैं वो किसी प्रकार का कोई निर्णय सरकार की नीतियों से संबंधित लेते हैं तो सभी मंत्रियों को उसका समर्थन करना होता है, चाहे राज्य मंत्री हो चाहे फिर उप मंत्री हो। तो पावरफुल कौन हो गए, कैबिनेट मंत्री। और मंत्री परिषद के अंतर्गत जो अन्य सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, कम पावरफुल होते हैं। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान रखना है। मंत्रिमंडल से संबंधित एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कई बार क्या होता है कि मुख्यमंत्री कुछ कैबिनेट मंत्रियों को किचन कैबिनेट के रूप में नियुक्त करता है। किचन कैबिनेट का मतलब कैबिनेट में भी महत्वपूर्ण मंत्री हो गए। तो ऐसे आपको इसमें ज्यादा नहीं देखना है। अब देखो मंत्रिमंडल की यदि बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक का मतलब हो गया कि कैबिनेट मंत्रियों की बैठक। मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते। कहने का मतलब मंत्रिपरिषद के कौन से सदस्य, एक तो राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। इसको समझिए आप, ये मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो इस बैठक के अंतर्गत राज्य मंत्री चाहे स्वतंत्र प्रभार का है चाहे अतिरिक्त प्रभार का है, और उप मंत्री कोई सा भी, तो ये क्या है, मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हो सकते। ये अपने को इसमें याद रखना है। एक चीज ये भी याद रखनी है, यदि इनको किसी मंत्री को आमंत्रित किया जाता है मंत्रिमंडल की बैठक में तो ऐसी स्थिति में वह भाग ले सकता है, परंतु बिना बुलाए उस मीटिंग में उस सभा के अंतर्गत शामिल नहीं हो सकता। एक देखो जैसे राज्य मंत्री मैंने आपको बताया स्वतंत्र प्रभार है, उप मंत्री में स्वतंत्र प्रभार जैसा कोई पद नहीं होता। स्वतंत्र प्रभार उप मंत्री में केवल उप मंत्री है, न कि किसी प्रकार का स्वतंत्र या अतिरिक्त प्रभार इसमें है। यह क्या करते हैं, केवल राज्य मंत्री है और कैबिनेट मंत्री है उनकी हेल्प करते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, एक अपने पहले भी देखा है आर्टिकल 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की स्थिति के अंतर्गत राज्य में यदि लागू हो गया राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल एजेंट के रूप में काम करता है। यह चीज याद रखनी है। एक अपने को आर्टिकल 166 जो कि विधानसभा की कार्यवाही से संबंधित है, विधानसभा की कार्य विधि से संबंधित है। एक अपने ये भी बहुत सी पढ़ा है 167 जो कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, देखो ये इस प्रकार से है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल व मंत्रिपरिषद।
के मध्य योजक कड़ी का काम करता है। योजक कड़ी का कार्य करता है, कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि समय समय पे मुख्यमंत्री राज्यपाल को विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक या अधिनियमों से संबंधित, विभिन्न प्रकार की विधानसभा की कार्यवाही से संबंधित सूचनाएं वो राज्यपाल को देगा, और राज्यपाल मुख्यमंत्री से इस प्रकार की सूचना मांग भी सकता है। तो ये भी अपने को इसमें याद रखना है। एक छोटी सी बात हो रही है, ये प्रश्न भी आया हुआ है कि मुख्यमंत्री सचिवालय देखो, जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट होता है, वह जो अपना सेक्रेटरीट है सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन कार्य करता है। सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन काम करता है। यह आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि राज्य के अंतर्गत अपन देखते हैं सामान्य प्रशासन विभाग, जो कि बड़ा विभाग होता है, जिसके अंतर्गत आईएएस से संबंधित जो भी राज्य के महत्वपूर्ण जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी स्थानांतरण से संबंधित, उनके कार्यों से संबंधित सारे प्रकार के नीति नियम तय होते हैं। जबकि कार्मिक विभाग है, उसमें अन्य प्रकार के नीचे जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वो शामिल होते हैं। उनसे संबंधित किसी प्रकार की पॉलिसी है वो कार्मिक विभाग से संबंधित होती है। अपने को क्या याद रखना है कि मुख्यमंत्री का जो सचिवालय है वह अपना जो सेक्रेटरीट है राज्य का, उसके सामान्य प्रशासन विभाग के अंडर ये काम करता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन देखते हैं कि मंत्री परिषद का काम क्या है, मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनका कार्य क्या है। तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसमें बताएं, ये काम है वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के कार्य मंत्री परिषद के हैं। अन्य किसी प्रकार का कार्य यदि आपके ऑप्शन में आता है तो वह मंत्री परिषद का नहीं है। तो देखो कौन कौन सा है। राज्य सरकार की नीति का निर्माण करना, किसी भी प्रकार की पॉलिसी का फॉर्मेशन कौन करता है, वह करता है मंत्री परिषद। क्योंकि राज्य सरकार में कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति है ही मंत्री परिषद के पास। तो राज्य में किस प्रकार की पॉलिसी लागू करनी है ये सारी कौन तय करता है, मंत्री परिषद। राज्य के शासन का संचालन, राज्य में जितना भी जो सिस्टम है वो सिस्टम किस प्रकार से कार्य करेगा, कौन सी योजना कब लागू होनी है, किस तरीके से लागू होनी है, वो पूरे के पूरे सिस्टम का संचालन कंट्रोल करने का काम कौन करेगी, मंत्री परिषद। फिर है विधि और नियम निर्धारण करना, ये काम भी कौन करती है, मंत्री परिषद। कि भाई किस प्रकार का कानून है, किस प्रकार का नियम बनाना है, तो ये सारी पॉलिसी भी कौन निर्धारित करेगी, मंत्री परिषद। कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण, देखो राज्य में जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं उन सभी पे नियंत्रण किसका होता है, राज्य सरकार का। कहने का मतलब मंत्री परिषद का होता है। और मंत्री परिषद उन समस्त कर्मचारियों से संबंधित नीति नियम जो कानून है वो बनाती है। जैसे अपन देखते हैं किसी प्रकार का ट्रांसफर होता है तो उसमें पॉलिसी का निर्माण करने की बात आती है, तो वह मंत्री परिषद के माध्यम से ही की जाती है। तो इसलिए कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण भी राज्य सरकार का यानी मंत्री परिषद का होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन की रोल। देखो समन्वयकारी भूमिका, समन्वयकारी का मतलब है विभिन्न जितने भी विभाग हैं राजस्थान में, यदि मंत्रियों के हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर के जैसे 30 मंत्री हो गए, तो इन सब में कोऑर्डिनेशन का काम भी कौन करते हैं, मंत्री परिषद करती है। सभी विभागों को एक साथ जो सामंजस्य स्थापित करना वो भी मंत्री परिषद करती है। अब देखो एमएलए के द्वारा, विधायक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। यदि सदन की कार्यवाही चल रही है, सदन का सत्र चल रहा है, तो उस सत्र के अंतर्गत कोई भी प्रकार का प्रश्न यदि किसी विधायक के माध्यम से पूछा जाता है तो वह प्रश्न मंत्री परिषद के सदस्यों से पूछा जाएगा।
अब वह पर्सन किस विभाग से संबंधित है, तो उसी विभाग के मंत्री से वह पर्सन ही पूछा जाएगा। पर्सन का मतलब यहाँ पे जीके से संबंधित नहीं है कि अमुक विभाग के अंतर्गत ये योजना है तो इसका क्रियान्वयन कहाँ तक वहाँ, ये ग्राउंड में कितनी लागू हुई, या इसका जो डाटा से संबंधित कोई भी जो डाटा है वो जो मांग सकता है। तो कहने का मतलब उनसे संबंधित पर्सनों की बात है यहाँ पे। फिर है बजट स्वीकृति करना। बजट स्वीकृत करने का काम वित्त मंत्री का। तो ये सारे जो मंत्री होते हैं वो मिलकर के तय करते हैं कि किस प्रकार का कहाँ पे व्यय करना है। अब देखो, व्यय की जाने वाली राशि का निर्धारण करना, राज्य के अंतर्गत किस प्रकार का खर्चा कहाँ पे करना है, तो ये सारा जो निर्धारण है वो भी कौन करता है, मंत्री परिषद। फिर देखो, कर निर्धारण करना, जनता के जो ऊपर ही किसी भी प्रकार का कर टैक्स लगाना होता है तो वह मंत्री परिषद ही तय करती है कि किस तरीके से लगाना है। और भी कई काम है, जैसे देखो राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना, तो ऐसे काम भी ये करते हैं। तो इससे संबंधित अपन ने सारी चर्चा की कि मंत्री परिषद है क्या, राज्य मंत्री परिषद से संबंधित चर्चा की है, राज्य मंत्री परिषद किस प्रकार से काम करती है, ये सारी चीजें अपन ने इसमें देखी। अब देखो कुछ बातें कि आप यदि सच में तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं तैयारी कर सकता हूं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जो भी एग्जाम आपके जैसे 3 महीने 4 महीने बाद में है, तो उसके लिए आपको खुद के नोट्स बना करके और फिर तैयारी करनी चाहिए। उसका कारण यही रहता है कि जैसे ही आपके सामने एग्जाम आएगी तो 10-15 दिन में आप यदि अलग अलग प्रकार के जो गाइड या जो नोट्स पढ़े हैं तो उनको एक साथ आप लास्ट के दिनों में नहीं देख सकते। और यदि आपके पास किसी प्रकार की एक नोटबुक है और उसमें अपने नोट्स बनाए हुए हैं तो उसको आप लास्ट के दिनों में एग्जाम के टाइम में देख सकते हैं। तो यदि सच में तैयारी कर रहे हैं तो आपके सेल पे नोट्स बनाइए, ये नहीं कि नोट्स से आपको प्रोवाइड करवाएं और उनको आप पढ़ करके सक्सेस हो। क्योंकि नोट्स जो व्यक्ति बनाता है वो अपनी लैंग्वेज में बनाता है, उसको पता है कि कहाँ पे क्या चीज लिखनी है, और उसी चीज को यदि आप पढ़ रहे हो तो वो आपकी आधी चीज समझ में आती है। धन्यवाद।